हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये वीडियो लेक्चर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक बड़ा टॉपिक है जिसे हमने 3 वीडियोस में डिवाइड किया है। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको इसके वर्ड मीनिंग जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू एटीपीज को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली किसी भी फूड पार्टिकल को जब हम इंजेस्ट करते हैं टू टेक एनर्जी, ठीक है, हमने कुछ भी कोई भी फूड लिया और हम चाहते हैं उसमें से एनर्जी रिलीज हो, तो जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए वो होता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी फॉस्फोराइलेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड ऑक्सीडेटिव मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें कि आपका ऑक्सीजन को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इस पूरे वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो दिस इज द पार्ट 1। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसको। देखिए, हमने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का जो है वीडियो सीरीज शुरू की हुई है। तो इसमें हमने सबसे पहले ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के हमने स्ट्रक्चर को देखा, उसके फंक्शंस को देखा। देन हमने उसके ब्रेकडाउन को समझने की कोशिश की, ग्लाइकोलिसिस को स्टडी किया, सिट्रिक एसिड साइकिल को स्टडी किया। तो ग्लाइकोलिसिस के जस्ट बाद में आप सिट्रिक एसिड साइकिल पे जाते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक्चुअली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो सिर्फ आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये तो हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को देख रहे हैं। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर फंक्शन देखा, उसके बाद में हमने ग्लाइकोलिसिस को स्टडी किया और उसके बाद हमने इस टॉपिक पे आए जो कि इसका फाइनल टॉपिक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का फाइनल टॉपिक है। लेकिन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ये आपके प्रोटीन और फैट इनमें भी काउंट होता है। दिस इज द अल्टीमेट फेट ऑफ एनी फूड आइटम्स। जो भी हम लेते हैं वो अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिवली फॉस्फोराइलेट होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेफर करते हुए आगे लेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एनर्जी ऑफ द ऑक्सीडेशन ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इट इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू H2O विद इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय NADH एंड FeDH2। मैंने एक शुरू में आपको ग्लाइकोलिसिस को स्टडी करा था, ग्लाइकोलिसिस को जब हमने समझा था, उसमें मैंने जो पहली स्लाइड आपको एक्सप्लेन की थी वो आपके मेटाबॉलिज्म, जो जनरल टर्म होता है मेटाबॉलिज्म, उसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी फूड मटेरियल जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसमें एनर्जी किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहती है? एनर्जी इज प्रेजेंट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्वेंच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम डिहाइड्रोजिनेजेस। डिहाइड्रोजिनेज इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके और किन्हें देते हैं? यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को। और यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो है वो हमारी बॉडी में होते हैं NADH FeDH2। ये तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ये लेके और यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को डोनेट करते हैं। अब आगे की जो कहानी है जो हम इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में देखने वाले हैं वो NADH2 और FeDH2 की है। हमने सिट्रिक एसिड साइकिल में भी क्या जनरेट किया था? या तो ATPs बन रहे थे या NADH2 FeDH2 बन रहे थे। ग्लाइकोलिसिस में भी हमने ATPs जनरेट किए। इन टोटलिटी हमें 2 ATPs का गेन होता है और साथ में हमें 2 FeDH2 भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से हमने NADH2 या FeDH2 का देखा था कि NADH2 या FeDH2 जो है हमारे ग्लाइकोलिसिस में सिट्रिक एसिड में जनरेट होते हैं। इसी तरह से अगर आप फैट मेटाबॉलिज्म जब हम पढ़ेंगे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हम जब पढ़ेंगे, तो किसी भी टाइप की जो कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं उसमें आप हमेशा NADH2 FeDH2 और ATP इनके सिंथेसिस की बात करते हैं। तो ATP का सिंथेसिस सेल जो है वो 2 तरह से कर सकती है। एक तो होता है सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एक सबस्ट्रेट में ही इतनी एनर्जी है कि वो आपको इटसेल्फ एटीपीज को जनरेट करके दे सकती है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस आर नोन एज हाई एनर्जी कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? हाई एनर्जी कंपाउंड। लेकिन वे सभी मॉलिक्यूल जिसमें एनर्जी जो है वो सबस्ट्रेट लेवल पे जनरेट नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इलेक्ट्रॉन्स को क्वेंच करके एक सिस्टम को देते हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम है ये फिर एटीपी को प्रोड्यूस करके सिस्टम को वापस से दे देता है। यानी एनर्जी जो है वो NADH FeDH2 के थ्रू बनती है। तो यहाँ पे हम ये जो पूरा चैप्टर है जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस पूरे
स्टोरी में, इस पूरे चैप्टर में हम NADH2 और FADH2 का फिर फर्दर क्या रोल होता है, जहाँ से भी आप इसको किसी भी कैटाबोलिज्म में आप सिंथेसाइज कर रहे हो, आइदर इट विल बी कार्बोहाइड्रेट, आइदर इट विल बी फैट सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस और न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। आप किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन है, अगर आपने NADH2 FADH2 जनरेट किया है तो ये हमें पता होना चाहिए कि आगे इनका क्या फेट होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन को मैंने यहाँ पे एक ब्रीफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ये आपके प्लांट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें प्रोसेस है जिसमें आप ATPs का सिंथेसिस पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। इसी तरह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स जो हैं क्रिएट होते हैं, NADH का क्रिएशन होता है, और यहाँ पे आपके NADPH जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। बोथ पाथवेज अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द ATP सिंथेसिस बाय मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। मैकेनिज्म जो होते हैं मैकेनिकली सिमिलर होते हैं। इन दोनों में ही क्या होता है, आप क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पढ़ते हैं। NADH2 FADH2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं सिस्टम में। इस सिस्टम में या इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्सेस अरेंज्ड रहते हैं एक सीरीज में, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक कॉम्प्लेक्स है, एक सिस्टम है, उसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। 4 कॉम्प्लेक्सेस होंगे या 3 कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है, 5 कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू रन करता है और अल्टीमेटली ATPs का प्रोडक्शन होता है। यही मैकेनिज्म आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पढ़ते हैं और यही मैकेनिज्म आप फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म वाइज जो होते हैं दोनों ही प्रोसेस सेम होते हैं। Involve the flow of electron through a chain of membrane-bound carriers. The free energy made available by electron flow is coupled to transport of protein. The transmembrane flow of protons provide the free energy for the synthesis of ATP. ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको हम अभी होल्ड पे रखेंगे, इसको हम थोड़ा सा बाद में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि नेक्स्ट आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं इस प्रोसेस में, हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आएंगे आपके सामने। उन सभी कॉम्प्लेक्सेस का जो रोल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में भेजना, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा आपका, और इनको मूव करवाने में बहुत सारे आपके कैरियर मॉलिक्यूल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों ही प्रोसेस जो हैं, जैसे फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो ये आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है, और फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात अगर आप करते हैं तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हम चूंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आपका तो हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एक जनरल स्ट्रक्चर, ये हम सभी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको आउटर मेम्ब्रेन नजर आती है, इनर मेम्ब्रेन नजर आती है, इसके अलावा मैट्रिक्स नजर आती है। मैट्रिक्स में आपको सिस्टर्नी जो होती हैं ये नजर आती है, ठीक है। तो ये एक हमने ब्रॉड टर्म में बात करी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कैसे होती है, इनकी परमेबल होती है, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है इसमें से आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, पोर्स प्रेजेंट रहते हैं मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं है। बात आती है इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन जो है वो कैसे होती है, आपकी सेलेक्टिवली परमेबल होती है, एज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी मॉलिक्यूल को अपने अंदर से आने जाने के लिए नहीं है परमेबल, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो भी हर एक मॉलिक्यूल के लिए परमेबल नहीं होती। तो हम इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, दीज मेम्ब्रेन्स आर सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, क्योंकि क्या होता है जितना भी आपने NADH बनाते हो आप, मोस्टली जो सिंथेटिक प्रोसेसेस हैं, डिग्रेडेशन प्रोसेस है, वो किसी न किसी कन्फाइंड एरिया में है। जैसे ग्लाइकोलिसिस आप कह रहे हो साइटोप्लाज्म में है, सिट्रिक एसिड साइकिल तो इटसेल्फ कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। लेकिन अगर कोई भी NADH या FADH2
जिनका सिंथेसिस साइटोसोल में हो रहा है, वो साइटोसोल से NADH या FADH माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन तक जाना उसका एक चैलेंज के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स हेल्प करते हैं इन NADH FADH2 को, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा साइटोप्लाज्म में है या किसी अदर ऑर्गेनेली में है, वहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इनको सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे आप थोड़ा सा इसको हम फोकस होकर के देखेंगे। इसके अलावा अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो मैट्रिक्स में आपको बहुत सारे एंजाइम्स नज़र आते हैं। लाइक आपको यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, सिट्रिक एसिड साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हैं ये सब प्रेजेंट होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एंजाइम्स हैं, डीएनए होता है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया में इटसेल्फ अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, और इसके अलावा एटीपी, एडीपी, फॉस्फोराइलेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सेलुलर जो भी मेटाबॉलिक सॉल्यूट्स होते हैं ये इसमें सभी प्रेजेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑटोनोमस बॉडी की तरह वर्क करती है, उसका अपना एक डीएनए होता है, अपना राइबोसोम है, अपनी खुद की प्रोटीन वो सिंथेसाइज करती है। हालांकि प्रोटीन 99% जो प्रोटीन्स होती हैं यहाँ की वो आपके न्यूक्लियस कोड करता है, बहुत कम प्रोटीन्स होती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ अपनी प्रोटीन्स को कोड करता है, बट सिस्टम जो है यहाँ पे पूरा अवेलेबल होता है। जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे वो सभी कहाँ होंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इनका रोल पूरे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बहुत ज़्यादा है, यानी पूरी की पूरी कहानी जो है वो इन्हीं पे डिपेंडेंट है। तो इसमें आप देखेंगे NADH लिंक्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और NADP लिंक्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कहाँ कहाँ पे जनरेट होते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये कहाँ पे जनरेट होती हैं इस तरह की चीज़ें। इनमें से आप अल्फा कीटोग्लूटरेट का पढ़ चुके हैं, मैलेज पढ़ चुके हैं, पायरुवेट वाली रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट वाली रिएक्शन पढ़ चुके हैं, लैक्टेट वाली रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम में ये आप नहीं पढ़े हैं, ये फैटी एसिड से रिलेटेड है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज में NADP जो आपका बनता है ये आपकी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से रिलेटेड है। ये मैं आपको इन ब्रीफ ग्लाइकोलिसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैं ये आपको समझा चुकी हूँ। एल-ग्लूटामेट, आइसोसिट्रेट, ये सब आइसोसिट्रेट आप पढ़ चुके हैं, एल-ग्लूटामेट भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये सारी रिएक्शंस हैं जहाँ पे कि NAD, FAD या NADP का जनरेशन होता है। Then, 3 other type of electron carrying molecules function in the respiratory chain और oxidative phosphorylation का जो सिस्टम है, एक्चुअली इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसका एक फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, इट इज अ मैकेनिज्म, लेकिन इस मैकेनिज्म को जो रन करता है सिस्टम दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वी कैन से रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम इसको क्यों कहते हैं, पहले हम इस पॉइंट पे आते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो 2 लेवल पे होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लंग, ठीक है। लंग्स के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में जो आप गैसेज एक्सचेंज को पढ़ते हो वो तो होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन होता है एट सेल्यूलर लेवल पे, यानी सेल्स जो है वो गैसेज एक्सचेंज किस तरह से करती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जब हमने देखा सिट्रिक एसिड साइकिल देखा, ग्लाइकोलिसिस देखा, तो आपने क्या देखा, ऑक्सीजन को हम कंज्यूम करते हैं और बदले में हम सिस्टम को क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे थे, ठीक है। हमने पूरा सिट्रिक एसिड साइकिल में दो मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होते हैं। एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जब बनता है तब रिलीज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्लूकोज के जब हमने ब्रेक डाउन किया तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वैसे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन एक्सचेंज किससे होती है, ऑक्सीजन से होती है। पूरा प्रोसेस सिट्रिक एसिड साइकिल का किससे रिलेटेड है, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, एरोबिक प्रोसेस होता है पूरा। तो यहाँ पे आप रेस्पिरेशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेल्यूलर लेवल पे आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज की बात करते हैं। फिर फर्दर जो मेन रोल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का या रेस्पिरेटरी चेन का, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को वो रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, वाटर का प्रोडक्शन करना होता है। तो आप देखिए आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपने क्या क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, हम ATP जनरेट करते हैं यानी हमने एनर्जी बनाई,
हमने CO2 मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन को हमने एक्वायर किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने एनर्जी भी बनाई और गैसियस एक्सचेंज भी किया, इसलिए हम इसे रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं। दूसरा हम इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं क्योंकि हमने ATP जनरेट किया। रेस्पिरेटरी चेन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। थर्ड जो है हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो NADH2 FeDH2 जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं वो इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मूव करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम में हमें बहुत सारे कैरियर मॉलिक्यूल्स भी नजर आते हैं। इन कैरियर मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे सबसे पहले एक होता है क्विनोन, यूबीक्विनोन, ठीक है। तो यूबीक्विनोन जो मॉलिक्यूल है इसकी 3 स्टेजेस आप देखेंगे। यूबीक्विनोन जब फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड है, यूबीक्विनोन जब सेमी ऑक्सीडाइज्ड है तो हम इसे सेमी क्विनोन कहते हैं, एंड यूबीक्विनोल जब ये फुल्ली रिड्यूस्ड होता है। तो लिपिड सॉल्युबल होता है। लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें आसानी से डिफ्यूज आउट होता है। ये इट्स फ्रीली डिफ्यूजिबल विद इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की जो बीच की स्पेस है दैट इज नोन एज इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, जो बाइलेयर है, उसको ये आसानी से क्रॉस करता है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच की स्टेज चलती है। 1 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। इसलिए ये उन कॉम्प्लेक्सेस में आसानी से वर्क कर सकता है जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन की बात की जाती है। इसके बाद आप यहाँ पे साइटोक्रोम्स देखेंगे। साइटोक्रोम C की बात करेंगे, साइटोक्रोम A की बात करेंगे। तो साइटोक्रोम जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, लाइट एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और साइटोक्रोम जो होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो आप जो इनर मेम्ब्रेनस स्पेस पढ़ेंगे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस पढ़ेंगे जहाँ पे कि इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, वो वहाँ पे आप साइटोक्रोम C को देखेंगे। इसके अलावा आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं। इसमें आयरन इज नॉट present but not in heme but in association with sulfur atoms of the cysteine और inorganic sulfur। तो यहाँ पे आयरन जो है वो किस में प्रेजेंट है, हीम की बात नहीं करेंगे। देखिए साइटोक्रोम में हम हीम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हीम की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे ये सल्फर एटम जो होते हैं किसी भी सिस्टीन जो अमाइनो एसिड है उसके सिस्टीन के साथ में आयरन एटम जो होते हैं वो अटैच होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स फंक्शन मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसमें आप इन टोटलिटी कितने कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है। पहले कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, इसका यही नाम है। आइदर यू विल कॉल इट एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस आप क्या देख रहे हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। सेकंड कॉम्प्लेक्स इज नॉन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। थर्ड कॉम्प्लेक्स इज यूबीक्विनोन, साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज, साइटोक्रोम C साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आपको ये इसी तरह से नहीं याद रखना है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है और इनके यही नाम आपको याद करने हैं। इनकी कोई शॉर्टकट आपको नहीं बनानी है। और किसी और अगर आपके बुक्स में कोई और आपको नाम दिया हुआ है तो वो आपको नहीं, आपको इन्हीं इसी तरह से इसको याद किया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रही हूँ, लेनिंजर द प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आप इसको आप एक स्टैंडर्ड बुक की तरह रख सकते हैं। इसमें कहीं आपको कोई मिस्टेक्स नज़र नहीं आएंगी, मिस्टेक्स नहीं होती हैं जो भी रेफरेंसेस बुक्स होती हैं। तो आप प्लीज़ जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको इसी फॉर्म में याद करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो ये कैसे डिस्कवर हुआ कि इतने कॉम्प्लेक्सेस इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं, जब एक्सपेरिमेंटली इन्हें डिसॉल्व किया गया तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस थे ये इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है।
नाउ रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। अच्छा, इससे पहले हमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन टर्म के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम, अच्छा यहाँ पे हम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is known as reduction। ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, और जिसमें जितना ज़्यादा अपने आप को रिड्यूस करवाने की पोटेंशियल होगी, अपने आप को रिड्यूस करवाना कि जिसमें जितनी ज़्यादा पोटेंशियल होगी उसका रिडॉक्स पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। रिड्यूस करवाने की पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने की पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों से अपने पास खींचने की पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। तो मैंने अभी कहा कि ये सिस्टम्स कैसे अरेंज रहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल। ये सिस्टम इसी तरह से अरेंज रहते हैं। यहाँ पे हमने दो ही सिस्टम लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं 4 सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। इन सिस्टम्स का अरेंजमेंट रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे है, यानी कि 4th जो ग्रुप है इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्वेंच करने की पोटेंशियल सबसे ज़्यादा इसके पास है, इसीलिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन सबसे इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपने पास रखने की पोटेंशियलिटी रखता है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीजन का है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑक्सीजन किसके पास, इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जा रहे हैं, ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं। तो फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड का ज़्यादा है। अच्छा, हम शुरू से बात करते हैं। एनएडीएच के कंपैरिजन में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स 1 का ज़्यादा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स 1 ने उसे अपने पास लिया। कॉम्प्लेक्स 1 से ज़्यादा किसका है, कॉम्प्लेक्स 2 का है, कॉम्प्लेक्स 2 ने कॉम्प्लेक्स 1 से लिया। कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 का ज़्यादा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स 3 ने कॉम्प्लेक्स 2 से लिया। कॉम्प्लेक्स 4 का कॉम्प्लेक्स 3 से ज़्यादा है, इसलिए 3 से 4 ने लिया। लेकिन ऑक्सीजन का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो 4 से ऑक्सीजन ने लिया, एंड ऑक्सीजन विल गेट रिड्यूस्ड इनटू द वाटर मॉलिक्यूल। ये आपका बेसिक स्टोरी है जो हम पूरे इसमें बात करेंगे। मैं आपको बार बार रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में नहीं बताऊंगी, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में नहीं बताऊंगी। ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप तभी इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं, अदरवाइज आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन में उलझ के रह जाएंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर टू क्लियर द जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये चारों टर्म्स को आप बिल्कुल क्लियर करें, उसके बाद आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा एक सिस्टम और होता है, दैट इज नोन एज F0 F1 कॉम्प्लेक्स और ATP सिंथेज। ये पूरा कॉम्प्लेक्स हम वीडियो 3rd में पढ़ेंगे। इसे पूरे ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जिक्र किया मैंने अभी, इन्हें हम हमारे 2nd वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू ऑल। ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करी है, हमने एक बेस तैयार किया है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।